बच्चों वेलकम टू केके साइंस अकेडमी। बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो क्लास 12 का आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट। बच्चों फर्स्ट पार्ट में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाया था, और जो पीवाईक्यूज थे उसको भी मैंने उसमें करवा रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। और आज बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जिस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो, इसमें किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और अगर बच्चों कुछ टॉपिक आपने जो कर रखा होगा तो आप उस वीडियो को थोड़ा सा आगे करके आप दूसरे टॉपिक पे जा सकते हो, क्योंकि उस वीडियो को मैं कोशिश करता हूं कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो जिस तरह से हर एक मास की प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी तरह से हर एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वह दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करे या फिर वो रिपेल करे। ठीक है, तो ये कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? ठीक है, तो ये अपने फील्ड के थ्रू ही क्या करेगा, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों जैसे कि मान लो कोई चार्ज है पॉजिटिव, है ना, तो उसके कारण जो फील्ड निकलेगा वो उससे दूर निकलेगा। ठीक है, उससे दूर हर डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, और वही नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होता है हमारा वो उसी की तरफ आता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आता है पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड। अब मैं लिखूंगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, तो अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो मान लेते हैं बेटा कि ये चार्ज है, इस चार्ज के कारण यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सॉरी, इससे बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और अगर मान लो बच्चों की ये डिस्टेंस है r, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4πε0 q अपॉन में r स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर अगर ये x एक्सिस की तरफ है तो i, y एक्सिस की तरफ होता तो j। तो मैं फिलहाल क्या करने वाला हूं, मैं इसको r यूनिट वेक्टर लगा देता हूं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मान लो यहां तो सिंगल चार्ज था बच्चों, ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि मल्टीपल चार्जेस के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो अब बेटा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग जिसमें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड वाली जो पोजीशन है वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कह रखा फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा कि मान लो ये चार्ज Q है, Q Q, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये इसका जो सेंटर है इसको सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये चार्ज जो है क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना। अगर अलग से दिखाऊं मैं तो बच्चों ये है हमारा, यहां पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। इसको लिख लिया मैंने E1। यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण भी यहां पर फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज के कारण भी फील्ड क्या होगा यहां पर, इस डायरेक्शन में। तो ये जो चार्ज Q है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में E2 लिख लेता हूं, ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखूंगा, E3। ठीक है बच्चों, तो ये जो सेंट्रॉइड है इस सेंट्रॉइड पे आपको आ गया बच्चों कौन कौन सा, एक तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गया हमारा E3 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण बच्चों आ गया हमारा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चों। तो अब क्या करना है बच्चों, हमें तीन दे रखा है वेक्टर्स, इस तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना। ठीक है, जबकि देखो बच्चों अगर आप जानते होंगे कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है L, मैंने पहले क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ये अगर पॉइंट है O, ठीक है, तो आपके लिए जो डिस्टेंस होगा OA, OB, OC, ये सब क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो बच्चों लिख सकते हो कि फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू,
अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो बच्चों एक्चुअल में, तो आप लोग निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली यहां पर बताता हूं कि कैसे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो बच्चों, ये है एल लेंथ का, ये है 60 डिग्री, और ये था आपका सेंटर ओ। ठीक है, हमें इसकी लेंथ निकालनी। तो पहले हम लोग क्या, देखो बच्चों क्या होता है कि जो सेंट्रॉइड होता है ये क्या करता है, इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चे कि ये डिस्टेंस है 2x और ये डिस्टेंस है x। ठीक है, तो अब हमें ये टोटल हाइट कितनी हो गई 3x, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से साइन 60 लोगे आप लोग तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा 3x/l। इसलिए 3x इक्वल्स टू क्या होगा हमारा l इंटू साइन 60, यानी कि l इंटू √3/2। तो हमें क्या चाहिए 2x। तो बच्चों x क्या हो जाएगा l इंटू √3/2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बच्चों l/√3। ठीक है, तो ये जो बेटा हमारा निकला था डिस्टेंस OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC, ये वैल्यू आ जाएगा l/√3। तो मैं इसको r लिख लेता हूं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चों ये क्लियर होगा, ये मैथमेटिकल पार्ट था। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करते हैं हम लोग, अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो E1 का मैग्नीट्यूड ले लो, या फिर E2 का मैग्नीट्यूड ले लो, या फिर E3 का मैग्नीट्यूड ले लो, ये सब क्या होगा बच्चों सेम होगा। तो इसको हम लोग E कह देते हैं। ठीक है, अब इस E की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आपको पता ही है K इंटू क्यू बाय, ये कितना था हमारा l/√3 का स्क्वायर, यानी कि 3kq/l²। ठीक है बच्चों, ये आ जाता है सबका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैंने क्या कर दिया कि यहां से एक ले लिया मैंने एक्सिस इस बेस के पैरेलल। ठीक है, अगर बेटा ये देख सकते हो आप लोग, तो देख लो ये पूरा 60 होता था, ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ये भी 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री है ना बच्चों। तो अब अगर मान लो इस तरह से लिख दूं बच्चों कोऑर्डिनेट में, तो देखो ये जो था हमारा E3, ये बना रहा है 30 डिग्री, और ये जो था हमारा E2, ये भी बना रहा है हमारा 30 डिग्री। E2 जो बना रहा है हमारा वो क्या बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ये बना रहा है बेटा E2 30 डिग्री, और नीचे बना रहा है हमारा कौन E1। ठीक है, तो अब देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब हम EX की बात करेंगे तो देखो इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, इधर E3 cos 30 डिग्री है ना, और इधर आ जाएगा हमारा E3 sin 30 डिग्री, और इधर क्या होगा E2 cos 30 डिग्री, और इसका भी ऊपर में क्या हो जाएगा E2 sin 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, और देखो हमने फिलहाल ले तो लिया E1 E2 E3 के टर्म्स में, लेकिन सबको पता है कि ये वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू सेम है। तो बच्चों अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ देखूं तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा बच्चों E3 cos 30 डिग्री माइनस E2 cos 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन आप क्या कहोगे कि सिंस E2 इक्वल्स टू E3 इक्वल्स टू E, इसलिए बच्चों क्या होगा EX हो जाएगा E cos 30 माइनस E cos 30, यानी कि 0। ठीक है बच्चों, तो x एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों में y एक्सिस के अलोंग अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, अगर बेटा मैं y एक्सिस के अलोंग निकालना चाहूं, देखो बच्चों आप लोग जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स है तो टाइम तो लगेंगे बच्चे। ठीक है, मुझे अब देखो बेटा इसमें क्या होगा EY, तो देखो EY में क्या होगा हमारा कि दो कंपोनेंट ऊपर था E2 sin 30 E1 sin और E3 sin 30, नीचे था E1। तो EY में क्या कहोगे आप कि E2 sin 30 डिग्री प्लस E3 sin 30 डिग्री माइनस E1। लेकिन फिर से आपको पता है क्या कि सिंस E2 इक्वल्स टू E3
इक्वल्स टू E1, ये बेटा E2 लिखा है ना, इक्वल्स टू E, तो यहां से EY भी क्या हो गया बच्चों, E इंटू 1/2 प्लस E इंटू 1/2 माइनस E, ये भी क्या होगा 0, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया बच्चों 0। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों कि अलग अलग पोजीशन में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², और उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है और उससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो ये होता है Q इंटू E। इसका क्या मतलब हो गया कि इफ Q इज पॉजिटिव, है ना बच्चों, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और चार्ज अगर नेगेटिव हो गया तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा। इफ Q इज पॉजिटिव देन F विल बी अलोंग E। ठीक है बच्चों, एंड सेकेंड पार्ट में इफ Q इज नेगेटिव देन F विल बी इन अपोजिट ऑफ E। ठीक है बच्चों, तो फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो ये चीज बच्चों ध्यान रखना है आपको। अब देखो बच्चों, इस पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको मैं बताता हूं आपको। ठीक है, मान लेते हैं बेटा जी कि यहां पर जो है नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये रहा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये देखो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और यहां एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और ये चार्ज क्या है नेगेटिव। तो आपको पता ही है कि जब चार्ज नेगेटिव हो तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस पर फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो आपसे कहेगा क्वेश्चन में पूछता है कि अगर मान लो इसकी सेपरेशन स्मॉल d है तो इसको नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, जबकि आप ग्रेविटी को इग्नोर कर दो यहां पर। ठीक है बच्चों, तो उसको बच्चों डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है d डिस्टेंस। ठीक है, और अभी क्या था पहले वो रेस्ट में था, रेस्ट में था मतलब u था इसका 0, है ना। अब देखो बच्चों इस पर जो फोर्स लगा उसको आपने क्या कहा कि फोर्स लग रहा है स्मॉल इंटू ई इंटू कैपिटल ई, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन कितना लगेगा बच्चों इस पर, तो कहोगे फोर्स बाय मास, यानी कि ई इंटू ई बाय मास, है ना बच्चों। क्लियर हो गया बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर थी और एक चार्ज इलेक्ट्रॉन जो था रेस्ट में था, तो उसको कह रखा ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो आपने कहा कि u 0 है और फोर्स लगता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सेलरेशन निकल गया आपका फोर्स बाय मास, इससे एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखो s इक्वल्स टू आप लोगों ने पढ़ा होगा ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, तो s की जगह पे ले लेता हूं d, u तो 0 ही है, हाफ a की जगह पे आप लोगों ने लिखा e बाय m इंटू t का स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, तो 2dm बाय स्मॉल e इंटू कैपिटल E का अंडर रूट, है ना। ये लग गया बच्चों टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब कह रखा है कि अब क्या करो पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, मतलब नीचे में नेगेटिव ले आओ ऊपर में पॉजिटिव ले आओ, और इस बार ले आओ प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन को ले आओ। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं बेटा अभी देखो पॉजिटिव चार्ज ये है नेगेटिव ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी नीचे की तरफ, और हमारा जो प्रोटॉन है ना, उस पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना।
तो आपको पता है कि किसी पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स अलोंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो इस पर फोर्स भी क्या लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है बच्चों। अगर यहां भी अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, मान लो इसको लिख लिया प्रोटॉन, तो ये क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑन प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, और फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बच्चों। ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी इसका भी 0 है, ठीक है ना बच्चों। तो एक्सेलरेशन हमारा दे रखा है यही, ठीक है, सिर्फ m की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ये तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, तो टाइम ऑफ प्रोटॉन में सब कुछ सेम होगा, बस मास का फर्क है। तो यहां मास था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, तो 2d इंटू लिख लेंगे मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में E इंटू कैपिटल E, ठीक है बच्चों। बस सब कुछ क्या था बच्चों कि ये पॉजिटिव चार्ज था, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगा, ठीक है। तो इससे बच्चों आ गया ये रिलेशन, ठीक है। तो फिर कह रखा कंपेयर करके बताओ कि किसको ज्यादा टाइम लगेगा, ओके बच्चों। तो देखो बच्चों क्लियर है कि 2d स्मॉल ई कैपिटल ई सेम है सब में, फर्क क्या है, मास का, ठीक है। तो यानी कि टाइम ऑफ प्रोटॉन और टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, मास का, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, अगर मान लो लिख लिया टाइम ऑफ प्रोटॉन फॉर एंड टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा हमारा रूट ओवर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ये क्या हो गया, मोर देन 1 आ जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि टाइम ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होगा टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो बेटा किसी को किसी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हो बेटा, कमेंट बॉक्स में बोलना, ठीक है। और बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब देखो बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, उससे पहले बेटा ना कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। देखो बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या होता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रखते हो तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव तक चला जाता है, ठीक है। हमेशा ये क्लोज लूप तक फॉर्म कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव से निकलेगा उसकी टेंडेंसी होगी हमेशा नेगेटिव की तरफ जाने की, कब, जब दोनों ही चार्ज प्रेजेंट होगा तब, ठीक है बच्चों। अगर दोनों चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर सिंगल चार्ज कोई भी प्रेजेंट है तो इसका कोई टेंडेंसी नहीं कहीं और जाने का, ये इन्फिनिटी तक सीधा चलता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ये इंडिविजुअल चार्ज के लिए, ये जब दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। दूसरा सिचुएशन मान लो कि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए, तब क्या हो सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना, इसके कारण फील्ड इधर चला जाएगा, इसके कारण फील्ड इधर चला जाएगा, और बाकी का जो पीछे जा रहा था उसको तो इससे कोई मतलब ही नहीं हो, तो इंफिनिटी तक चला ही जाएगा, ठीक है बच्चों। ये कब है बेटा, फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस, फॉर टू पॉजिटिव, और यहां क्या है, फॉर वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ड्रॉ, जिसमें कि जब एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएंगे तब कैसे लेंगे, और दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस होंगे तब इसका ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जब इससे आपसे पूछा जाए तो उसमें से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पहली चीज है कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
देखो बेटा, कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो कहोगे जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है वहां पर आप क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इट विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर यहां चेक करना है तो यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो। ठीक है बच्चों, तो इसमें यह भी पूछा जाता है कि ये बताओ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, है ना। तो आप कहोगे कि जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पर हमें दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एट द सेम टाइम, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया कि व्हाई द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो क्या कहोगे आप लोग कि एट द पॉइंट इफ दे क्रॉस ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया बेटा जी एक नई प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये भी है बच्चों, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा बच्चों किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस भी सरफेस के ऊपर चार्ज के लिए लोगे आप, तो वो क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to the surface, perpendicular to the surface of conductor, surface of conductor। ये भी बच्चों एक प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ढेर सारी प्रॉपर्टीज दे रखी है बुक में, इसको तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों डाइपोल क्या होता है इसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चों बता देता हूं आपको कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो अभी तक आप लोगों ने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिंगल चार्ज के कारण। अब अगर मान लो मैंने क्या किया, दो चार्ज ले लिया, एक माइनस क्यू, दूसरा ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की सेपरेशन दे दिया मैंने 2L। ठीक है बच्चों, तो ये जो पूरा सेटअप होगा, इस सेटअप को कहेंगे डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। ठीक है बच्चों, तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डिनोट करते हैं इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, P, जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, और ये होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो कहोगे आप इट डायरेक्ट्स फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है ना बच्चों, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज तक इसकी हमेशा डायरेक्शन होती है। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों क्या होता है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2L और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड, इससे आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसका डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों, तो अब इसको यूज करके इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है बच्चों, पॉइंट चार्ज के कारण बच्चों हम लोग ने निकाल रखा है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था हमारा, 1/4πε0 Q/r²। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। पहले में कंडीशन डाल दिया बच्चों कि डाइपोल क्या है, काफी छोटा डाइपोल है। ठीक है, तो कंडीशन 1 आता है बेटा कि एट एन एक्सियल पोजीशन, कि किसी डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये देखो बेटा माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये जो पॉइंट है O जो बीच में है, तो इस पॉइंट से R डिस्टेंस पे मान लो कोई पॉइंट है बेटा C। ठीक है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, C को मैं थोड़ा नजदीक कर देता हूं ताकि बोर्ड से बाहर ना जाइए। ये ले लिया बेटा पॉइंट C। ठीक है, तो या फिर इसका डिस्टेंस आप लोग इसको समझो। ठीक है ना बच्चे, लेकिन ये पॉइंट ले लेता हूं C में यहां पर। ठीक है, बस ये समझ लो कि ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस R है। ठीक है,
तो अब देखो बेटा, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको लिख लेता हूं मैं ए, इसको लिख लेता हूं बी, और इस पॉइंट को लिख लिया मैंने सी। ओके बेटा, तो देखो इस सी पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा, तो बेटा होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहां लोगे तो इधर, यहां लेंगे तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों E1। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि E1 जो है हमारा, E1 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट सी। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज था उसके कारण सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे E1। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा E1 क्या होगा हमारा, तो आप कहोगे ये होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा हमें, BC का स्क्वायर, और ये राइट डायरेक्शन में तो I लिख लिया मैंने। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको बच्चों ये पता है कि ये जो डाइपोल है उसकी लेंथ होती है 12, है ना, तो ये लेंथ कितनी होगी, आपको पता है बच्चों कि ये लेंथ कितनी होती है L, और ये भी लेंथ कितनी होती है L, है ना, और यहां से बच्चों देखो B से C तक का डिस्टेंस दे रखा है R। ठीक है, और O से B तक का, मतलब O से C तक का डिस्टेंस दे रखा है R, O से B तक का डिस्टेंस दे रखा है L, तो B से C तक के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, OC माइनस OB। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूं मैं R माइनस L का स्क्वायर I, है ना बच्चों, क्लियर हो गया ना। देखो हमें चाहिए B और C के बीच का डिस्टेंस, आपको पता है यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है R, और यहां से यहां L है, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, R माइनस L। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा E1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों कि हम लोग को थोड़ा सा बेटा ना इसको लिखने से पहले स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, आपको जब भी डेरिवेशन करना पड़ेगा तो उसमें लिखना पड़ेगा कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P from center of which at distance r we have to find electric field। ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, जिसको लेटर क्लियर नहीं दिख रहे होंगे वो बेटा मेरी आवाज से समझ लेना, मैं फिर से बोलता हूं, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ विच एट डिस्टेंस स्मॉल r वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, फिर हम लोग ये सारा का सारा जो है लिखेंगे। ओके बेटा, हमने E1 निकाल लिया, अब बेटा हमें निकालना है E2। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा पहले कि E2 जो है हमने लेट कर लिया है कि E2, ठीक है, लिखेंगे इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट सी। ठीक है बच्चों, ये जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण सी पॉइंट पे लेना। ठीक है बेटा, तो अब देखो बच्चों क्या होगा, ये हमारा E2 आ जाएगा 1/4πε0। देखो हमने इसका बेटा क्या होगा, इससे नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ, है ना, तो इसको लिख लिया मैंने E2। तो जब डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो उसके साइन में माइनस क्यू हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा Q बाय AC का स्क्वायर, और यहां डायरेक्शन में लेंगे -I। ओके, तो अब देखो बच्चों AC की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आप कहोगे कि O से C तक है R और O से A तक है L, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R प्लस L का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/4πε0 Q अपॉन में
आर प्लस एल का स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों माइनस आई। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों हमारा E2। ठीक है, तो अब देखो बच्चों हमने E1 बता दिया और आपको E2 बता दिया। ठीक है, एक बार फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा बच्चों, इस दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, हमें E1 और E2 दोनों की वैल्यू निकल गई है। तो आप लोग बेटा पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। तो मैं अभी इसको रख कर देता हूं। देखो अब हमें क्या करना है, क्योंकि दो अलग अलग चार्जेस थे तो दोनों चार्जेस के कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकाला है। अब उस सब का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे उस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, तो उसके कारण क्या करना पड़ेगा, वेक्टर है तो हमें ऐड करना पड़ेगा उसको। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो हम लोग कहेंगे कि एट सी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसको चाहो तो नेट लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा E1 प्लस E2। तो देखो बच्चों दोनों में क्या था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था। E1 जो था हमारा उसमें था R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, I, और इसमें कितना था 1 अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहां था इसका माइनस I, है ना बच्चों। तो मैं क्या करता हूं, I को भी बाहर कर देता हूं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये आ गया हमारा I। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और एलसीएम इसका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। तो ये आ जाएगा हमारा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, और डायरेक्शन में तो I है ही ये। अब देखो बेटा मैंने पहले ही कह दिया था कि डाइपोल क्या है हमारा, वेरी शॉर्ट। तो बेटा अगर कोई चीज की वैल्यू जैसे कि 1 जो है वो 1000 से कम है, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1000 के स्क्वायर से और भी कम हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि L हमारा छोटा है R से, ठीक है ना, आप कह सकते हो यहां पर। ठीक है, तो मैं बच्चों यहां पर लिख लेता हूं कंडीशंस। आप लोगों ने बेटा इसको नोट डाउन नहीं किया तो यहां तक नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको जो है लिख सकूं। मैं इसको रब कर देता हूं। लिखेंगे बच्चों कि सिंस एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको चाहो तो हम एक्सियल भी लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा हमारा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन में यहां क्या रह जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R की पावर 4। ठीक है, और बाहर में क्या है I का साइन। ठीक है, तो देखो यहां एक R है, यहां R की पावर 4 है, तो क्या होगा नीचे R क्यों रह जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू Q इंटू 12 अपॉन में R क्यूब और I। ठीक है बच्चों, क्यों मैं Q इंटू 12 लिख रहा हूं, क्योंकि डाइपोल के लिए हम कुछ भी निकालेंगे तो उसे हमें P के टर्म्स में बताना पड़ेगा, और P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाय R क्यूब, और ये आ जाएगा बच्चों I। तो ये आ गया हमारा नेट एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, और हमारा जो डाइपोल था बेटा, ये डाइपोल भी क्या था, इसी डायरेक्शन में था, माइनस क्यू और प्लस क्यू, है ना। तो इस P की डायरेक्शन भी क्या था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गया इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर इट डायरेक्ट्स अलोंग द डाइपोल, इट डायरेक्ट्स अलोंग द डाइपोल। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल
एट एन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है बच्चों एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो एक बार बच्चों उसको खत्म कर लेते हैं डेरिवेशन, फिर चलेंगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूं, एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। देखो बच्चों, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो पोजीशन होता है वो। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन, देखो बच्चों ये है माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज, इसका सेंटर है यहां से आर डिस्टेंस पे बच्चों कोई पॉइंट है, ठीक है। इसी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, तो इसको लिख लिया मैंने ए, इसको लिख लिया मैंने बी, इस पॉइंट को लिख लिया मैंने सी, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण फील्ड किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, उसी की तरफ, मतलब उससे दूर, है ना। तो ये होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड E1, किस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लिया मैंने E2, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखो हमें दे क्या रखा था बच्चों कि ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये पता ही है कि ये डिस्टेंस भी L होता है और ये डिस्टेंस भी क्या होता है, L होता है, ओके। तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट C था, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए अलग अलग डायरेक्शन निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नीट्यूड, और फिर उसका हम लोग वेक्टर सम कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों ये जो है हमारा Q, इसके लिए ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, तो आप कहोगे कि ये है L और ये है R, तो ये कितना रह जाएगा, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके बच्चों, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि हमारे लिए बेटा जो दो वेक्टर लिया, एक E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, इन दोनों के बीच का हमें एंगल नहीं पता है, ठीक है। तो हमें तो एंगल निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि ये एंगल है थीटा, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा अगर ये हो गया थीटा, तब तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा, फिर मैंने इसको भी लेट कर लिया थीटा, तो ये भी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा, है ना। तो देखो बच्चों ये तो हो गया उसका डायग्राम, ठीक है। और मैंने हमेशा बताया बच्चों कि सबसे पहले स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे आप लोग कि लेट अस कंसीडर, ठीक है बच्चों। तो मैं बच्चों को दो तीन लाइन जो है पहले एक बार बोल देता हूं, आपको लिखना होगा कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, then we have to find electric field due to it at, चलो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। Let us consider an electric dipole of dipole moment P, of dipole moment P from center of which at distance R along equatorial position we have to find electric field, ठीक है बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, E1 किसके कारण है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि हेयर E1 जो है हमारा, ये है हमारा, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट C,
है ना बच्चों। और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे ये होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये कि 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों E2 भी हो जाएगा हमारा, उसका भी मैग्नीट्यूड यही हो जाएगा। तो लिखेंगे सिमिलरली E2 का मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो कह सकते हो सिंस E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको हमने कह दिया E। जब आगे जरूरत पड़ेगी तो बच्चों मैं E लिख लूंगा, ठीक है। यहां तक बच्चों आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं फिर से बोल देता हूं। मैं लिखा लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ विच एट डिस्टेंस स्मॉल r along equatorial position we have to find electric field। फिर लिखा मैंने E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट C, ठीक है ना। प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में यहां से C के बीच का डिस्टेंस जो क्या है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर एल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आ गया बच्चों E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, ठीक है। अब मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं इसका रिजल्टेंट में निकाल सकूं। पहले कंपोनेंट्स ब्रेक करूंगा, ठीक है बच्चों। तो देखो अब इसी को बच्चों में थोड़ा सा बड़ा पिक्चर में मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो देखो हमारे लिए जो था E1 की डायरेक्शन ये था, ठीक है, और E2 की डायरेक्शन क्या है ये, और दोनों ने क्या थीटा एंगल बना रखा है, ठीक है। तो पहले बच्चों E1 के कंपोनेंट्स को ब्रेक करेंगे, तो क्या लिखोगे आप, E1 cos थीटा इस तरफ और E1 sin थीटा हमारा ऊपर की तरफ। सिमिलरली E2 के कारण भी क्या होगा, E2 cos थीटा इस तरफ और E2 sin थीटा नीचे की तरफ, ठीक है। तो पहले मैं लेना चाहता हूं मैं EY, है ना, किसको क्या कहोगे आप, E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। फिर कहेंगे कि सिंस E1 E2 सबका मैग्नीट्यूड सेम है, उसको हमने E कहा है, तो EY कितना हो जाएगा बच्चों, EY हो जाएगा E sin थीटा माइनस E sin थीटा यानी कि 0, ठीक है। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। अब मैं लिखूंगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। तो उसमें देखो बच्चों दोनों के कंपोनेंट क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसमें एक ही डायरेक्शन, चलो वेक्टर में ही लिख देता हूं। तो यहां कहोगे आप -2e cos थीटा i, ठीक है। E इसीलिए लिख लिया कि बाद में हमें E1 और E2 को तो E ही लिखना पड़ेगा इसलिए, ओके बच्चों। तो अब क्या करता हूं मैं, इसको लिख लेता हूं 2, E की जगह पर लिखूंगा मैं 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब देखो हमें cos थीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से बताओ बच्चों ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस हमें आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, ये है L। तो cos थीटा क्या होता है, B अपॉन में H, है ना। तो क्या होगा बच्चों L बाय रूट ओवर ऑफ, तो इसको मैं लिख देता हूं बच्चों cos थीटा की जगह पे L अपॉन में रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये जो माइनस साइन था उसको मैं I के साथ अलग से लिख देता हूं, है ना। अब देखो बच्चों हमें डाइपोल के लिए कुछ भी निकालना पड़ेगा तो हमें Q इंटू 2L के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, जिसको P कहते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस 2 को L को और Q को मिला के P लिख दूंगा, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं यहां पर लिखने वाला हूं। तो देखो बच्चों होगा क्या हमारा,
इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, अगर मैं इसको लिखूं ई इक्वेटोरियल को परपेंडिकुलर लिख देता हूं मैं सिंबल में, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/4πε0 p। देखो बेटा क्यू मैंने क्या कहा, क्यू एल और 2 मिला के बनाता हूं p, अपॉन में आ जाएगा r² प्लस l² की पावर 3/2, और डायरेक्शन में क्या कहा आप लोगों ने, -i। ओके, अब देखो बेटा फिर से वही कहेंगे कि l² बहुत छोटा है, कहेंगे सिंस l² इज वेरी वेरी लेस देन r² कैन बी इग्नोर्ड। ठीक है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो ई परपेंडिकुलर लिखा है मैंने, इसका मतलब वही होता है, तो आप सिंपली ई भी लिख सकते हो, ठीक है, या परपेंडिकुलर। तो चलो बच्चों मैं ई ही लिख देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 1/4πε0 p अपॉन में r³ और -i। तो देखो बच्चों यहां पर आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, लेफ्ट। तो आपको पता है बच्चों कि किसी डायपोल के कारण जो डायरेक्शन होती है डायपोल की, वो क्या होती है, माइनस से पॉजिटिव, -q से +q की तरफ, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, लेफ्ट में। तो यहां लिखूंगा इन अपोजिट ऑफ द डायपोल, इन अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों आप लोग फटाफट बताओ कि जैसा मैंने आप लोग को कहा था कि हर एक चार्ज की, बच्चों जिस बच्चे को आपने नहीं नोट किया होगा अपने पॉज कर लो बैक जाकर के, फिर उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो देखो क्या है कि आपसे बेटा पूछा जाएगा, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका टोटल चार्ज 0 है, तो आप लोग क्या कहोगे, मतलब मेरा यह है पूछने का कि क्या अगर किसी ऑब्जेक्ट का टोटल चार्ज 0 है तो क्या उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। अगर आप लोग का जवाब होगा नहीं, तो अभी देखो बच्चों हमने इलेक्ट्रिक डायपोल लिया था, उसका टोटल चार्ज कितना था, 0, एक तरफ -q दूसरी तरफ +q, है ना। तो टोटल चार्ज कितना था, 0, और उसके कारण तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है ना, यानी कि उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। फिर कहोगे कि सर हाँ ठीक है, जो चार्ज टोटल 0 है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, तो बताओ ये जो मार्कर है इसका टोटल चार्ज है 0, तो क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो फिर क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज 0 होते हुए भी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, लेकिन ये मार्कर का टोटल चार्ज 0 है तब भी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया, ठीक है। तो उसका बच्चों बहुत ही छोटा सा रीजन है, ठीक है। अगर कोई बच्चे लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो कि अगर बच्चों टोटल चार्ज अगर किसी ऑब्जेक्ट का 0 है बाय द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैं लिख देता हूं, इफ टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज 0 due to uniform distribution of electric charges, due to uniform, बच्चों यूनिफॉर्म लिखा है मैंने, ठीक है, due to uniform distribution of electric charges ठीक है। अगर टोटल चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे 0 है ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सच ऑब्जेक्ट, ड्यू टू सच ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा, एग्जाम्पल में दे सकते हैं हम लोग क्या, बुक, है ना, पेन, ये सब ले सकते हैं। सब पे क्या है बच्चों, टोटल चार्ज 0 है ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कहोगे सर यूनिफॉर्म मतलब, तो देखो
इन सब में क्या है, जहां पॉजिटिव है वही नेगेटिव, जहां पॉजिटिव वही नेगेटिव, जहां पॉजिटिव वही नेगेटिव, है ना। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकंड केस लिया बेटा कि इफ क्यू टोटल है हमारा 0 ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म distribution of electric charges, then there must be some electric field, then there must be electric field। ठीक है बच्चों। और इसके एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया बच्चों कि क्यों इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास टोटल चार्ज 0 है तब भी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ये पेन जो है इसमें क्या है कि टोटल चार्ज 0 है तब भी इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि अगर टोटल चार्ज 0 है ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन डाइपोल के केस में क्या था, माइनस क्यू चार्ज यहां था, प्लस क्यू चार्ज यहां था, दोनों अलग अलग थे, इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इसके कारण अगर टोटल चार्ज 0 है तब भी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों एक और रह गया है हमारा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टॉपिक, उसको करने के बाद बच्चों चलेंगे हम लोग गॉस लॉ की तरफ, और मैं कोशिश करूंगा गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी बच्चों डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है तो उसी को हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां है बच्चों टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल के कारण जो है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चा हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं बेटा कि ये जो है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहां पर, ठीक है, और ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और देखो डाइपोल में क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है हमारा माइनस चार्ज। ठीक है, और आपको पता है बच्चों कि क्या होता है कि पॉजिटिव ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा और वो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये। ठीक है, तो अब देखो बच्चों अगर मैं फोर्स की बात करूं तो यहां पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू ई। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, है ना। इस फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी और ये जो फोर्स है हमारा, ठीक है बच्चों, एक फोर्स लगेगा हमारा F इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, है ना, उसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, ये भी हमारा एक फोर्स है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके बच्चों, तो क्या होगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहां पर, क्या होगा, 0। अब बच्चों नेट फोर्स आ गया 0, तो देखो अगर मान लो ये डस्टर ही है हमारा डाइपोल, ठीक है, इस पर नेट फोर्स लग रहा है 0, और एक तरफ से इधर टॉर्क इधर फोर्स लग रहा है, एक तरफ से इधर फोर्स लग रहा है, तो फिर क्या करेगा, ये रोटेट करने लगेगा, है ना, ये फिर क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। तो वही सिचुएशन यहां पर लेते हैं हम लोग। तो क्या है बच्चों कि यहां पर नेट फोर्स है 0 और ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है, तो टॉर्क जब भी हम लोग निकालते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जिस एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है डायपोल, उस एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस हमें चाहिए होता है फोर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए, तभी जाकर के हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर बच्चों इस डिस्टेंस को मैं आर परपेंडिकुलर लिख लूं, ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। कहोगे कि सर देखो इसमें जो फॉर्मूला है, देखो जो डायपोल के लिए टोटल लेंथ कितनी होती है, ये एल और ये भी एल है ना। तो अगर देखो बच्चों, तो ये है आपका आर परपेंडिकुलर, ये है एल, ये है थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, आर परपेंडिकुलर बाय एल, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों कि आर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका एल साइन थीटा। ओके, तो हमें टॉर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बच्चों मैंने बताया कि सबसे पहले हमें कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P placed in external electric field E such that no force is acting on it, such that no force is acting on it। ठीक है, नाउ नेट टॉर्क, तो यहां क्या लगेगा बच्चों, नेट टॉर्क, इसको क्या कहोगे, 2 इंटू, देखो बच्चों ये टॉर्क भी इसको इसी डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा और ये टॉर्क भी इसको इसी डायरेक्शन रोटेट करवाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक के कारण जितना टॉर्क लगेगा उसको डबल कर दो तो वही आ जाएगा नेट टॉर्क। तो 2 इंटू टॉर्क ऑन प्लस क्यू चार्ज, है ना बच्चों। तो 2 इंटू आपने क्या कहा था सर, डिस्टेंस जो लेना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स, तो 2 इंटू ये आ चुका है एल साइन थीटा और फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू ई। तो फिर से आपको पता है बच्चों Q और 2L को एक साथ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2L इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा टॉर्क, यानी कि टॉर्क आ जाएगा हमारा P E साइन थीटा। और आपको पता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो कोई चाहे तो लिख सकता है टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, या फिर यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस ई, P क्रॉस ई। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों साइन थीटा की वैल्यू पर ही हमारा टॉर्क डिपेंड करेगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये डायपोल बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाए, है ना। तो क्या होगा बच्चों, इस एंड पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस एंड पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और जीरो कब होगा, तो जब थीटा की वैल्यू 0 कर दें, मान लो इसको मैं ऐसे ही रख दिया, तो इस एंड पे बच्चों राइट में फोर्स लग रहा है, इस एंड पे इस पर लेफ्ट में फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों चीज एक साथ नहीं होगा, मैं ऐसे बताता हूं। देखो बच्चों, अगर आपको 90 डिग्री लेना है तो सोचना क्या है कि इस पर फोर्स इधर लग रहा है और इस पर फोर्स इधर लग रहा है, तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। लेकिन अगर ये ऐसे रख दिया मैंने, तो थीटा हो गया 0, तो इस एंड पे फोर्स इधर लग रहा है और इस एंड पे फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होता है। कब, जब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग जो है
क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसका फिर थर्ड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें मैं गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा बच्चों। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हर छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।